स्कॉर्पियन बिग डैडी ऑफ एसयूवी में नेगेटिव्स क्या लगते हैं, और मैं पहले ही इसको एक बार सेट करवा चुका हूँ कि विजिबिलिटी को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा। आगे के मोटे हैं, पीछे के पतले हैं, इसके पीछे मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में स्कॉर्पियो एन के पॉजिटिव्स के ऊपर इतना अच्छा प्यार दिखाया, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए, फीडबैक्स भी आई, तो हम उन सबको सीरियसली लेके उनके ऊपर काम कर रहे हैं। पॉजिटिव्स वाली वीडियो में आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया कि आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ स्कॉर्पियो एन की नेगेटिव्स की बात। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके पॉजिटिव्स बहुत हैं, पर मैंने सिर्फ उन्हीं की बात करी थी जो मुझे एक साल में मैंने जो फीचर्स यूज करे और मुझे अच्छे लगे। आज मैं उसी के रिगार्डिंग जो मेरा एक साल का एक्सपीरियंस था उसके बिहाफ पे मैं बात करूंगा कि मुझे इस गाड़ी में, एक स्कॉर्पियन बिग डैडी ऑफ एसयूवी में नेगेटिव्स क्या लगते हैं। नेगेटिव्स इतने ज्यादा नहीं है, पर कुछ नेगेटिव्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस है कि ये मुझे नेगेटिव्स लगते हैं। हो सकता है किसी और को ये अच्छे फीचर लगे, पर ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक साल का कि इसमें क्या क्या नेगेटिव्स मुझे जो फेस करने पड़े। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव्स की। सबसे पहले नेगेटिव्स की मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। स्कॉर्पियो एन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 187 mm, जो कि एज आ 4x4 व्हीकल बहुत कम है। क्योंकि ठीक है, इसमें 4x4 का फीचर है, मैं उसको यूज भी करता हूँ, पर मैं इसको एक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में लेके नहीं जा सकता। क्योंकि इसका रीजन है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। मैंने जैसे ऑफ रोडिंग करी है, स्नो में करी है, सैंड मोड में भी करी है, और हिल्स में भी एक ऑफ रोड वाले ट्रैक में ऑफ रोडिंग करी है। आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा। तो वहां पे मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के मतलब जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कम से कम 220 mm के करीब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। तब जाके मैं इसको एक प्रॉपर ऑफ रोडर मान सकता था। पर ठीक है, 187 आई एम सेटिस्फाई, बट ये एक मुझे इसका नेगेटिव लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है इसके यूरिया टैंक का कवर, और आप इसको देखोगे तो ये हिल रहा है, और मैं पहले ही इसको एक बार सेट करवा चुका हूँ। क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ये बहुत बार जैसे कि ऑफ ट्रैक में नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से इसके लॉक टूट जाते हैं। क्योंकि इसके जो लॉक है वो प्लास्टिक के हैं, और जिसकी वजह से ये आई थिंक ऑलरेडी इसका एक या दो लॉक निकल चुके हैं, जो कि मैंने पहले एक बार सेट करवा चुका हूँ उसको। नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी लाइट्स का थ्रो। ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। आई थिंक मैंने अपनी पॉजिटिविटी में था कि ये काफी है, मतलब इससे काम चल सकता है, चल रहा है और मेरे लिए अच्छा है। पर इसको थोड़ा सा अगर महिंद्रा और बेटर करती तो शायद इसकी लुक को और नाइट में जो इसकी ड्राइव को और कंफर्टेबल बना देती। क्योंकि अभी भी कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा थ्रो इसका जो कम है। इसको मैं 50-50 कंसीडर करूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रो भी मतलब एक गलत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर लाइट का थ्रो होगा तो वो सामने वाले को विजिबिलिटी को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा। तो ये थोड़ा सा अगर और इम्प्रूव होता तो और बेटर होता। नेक्स्ट इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस, जब अगर आपकी लास्ट सीट अप है तो बूट स्पेस आपको बिल्कुल ही कम देखने को मिलता है। मतलब इसमें आप छोटे छोटे बैग ही रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बैग या कोई ट्रॉली बैग नहीं रख सकते। तो इसका बूट स्पेस एक नेगेटिव पॉइंट है। इसमें भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको 5 सीटर बनाता हूं तब भी इसका बूट स्पेस हम प्रॉपर एक्सेस नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं जैसे, तो जब मैं इसको फोल्ड करता हूं तब भी आई थिंक बूट स्पेस का 30% ये सीट कवर करती है, जो कि इसका नेगेटिव है। अगर मैं इसको 5 सीटर भी यूज करता हूं तो इसका बूट जो है मैक्सिमम पूरा कवर नहीं होता। एक और मुझे इसमें नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि मान लो अगर हमें 6 पर्सन को विजिट करना है, तो 6 के केस में हमें ये पूरी जो सीट है ये ओपन करनी ही पड़ती है। हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि हम सिर्फ एक सीट को हाफ को ओपन करें और हाफ को बूट के लिए यूज करें। तो आई थिंक महिंद्रा को इसमें भी स्प्लिट 50-50 की स्प्लिट में ये ऑप्शन देनी चाहिए थी। मान लो अगर 6 पर्सन हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक साइड की सीट को ओपन करते हैं और एक साइड की सीट को फोल्ड करके बूट एक्सेस कर लेते हैं। तो उस केस में भी एक 6 सीटर के केस में भी ये अच्छा खासा बूट स्पेस हमें अवेलेबल करवा देता और यहाँ पे पर्सन भी इजिली ट्रैवल कर सकता था। नेक्स्ट जो नेगेटिव है इसका है फ्यूल टैंक का। अब ये इतनी बड़ी गाड़ी है और उसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर की है अकॉर्डिंग टू महिंद्रा, और मैंने भी मतलब टैंक टू टैंक भी इसका मतलब वो करा है, तो 51-50 के करीब ही डीजल एक टाइम में आता है।
और 4x4 व्हीकल है, एवरेज कम है, तो उस केस में एटलीस्ट 65 के करीब इसका जो है टैंक कैपेसिटी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी, ताकि जैसे कोई लॉन्ग रन पे जा रहा है तो उसको बार बार, या ऑफ रोडिंग में जा रहा है, या जैसे लेह लद्दाख ट्रैवल कर रहा है तो उसको बार बार जो है फ्यूल की प्रॉब्लम ना आती टैंक फिल करवाने की। तो थोड़ा सा इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इसके टायर से रिलेटेड। मेरी स्कॉर्पियन में स्पेशली जो आगे के टायर हैं उनमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसके जो टायर हैं आगे के वो बहुत जल्दी घिस रहे हैं। अभी मैंने आगे के टायर को पीछे किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो ये आगे के टायर की जो बाहर वाली किनारियां हैं ये बिल्कुल ही घिस चुकी हैं, और बाकी टायर बिल्कुल ठीक है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी स्कॉर्पियन में नहीं है, मैंने और भी ओनर्स के रिव्यूज देखे हैं, उनमें भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप देखोगे तो ये आगे के टायर अभी ठीक है, क्योंकि ये पीछे के टायर थे, अब ये आगे हैं, और आगे के टायर अब पीछे हैं। तो ये सिर्फ आगे के टायरों में प्रॉब्लम है। अब ये किस वजह से है ये महिंद्रा के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने सर्विस स्टेशन में भी ये चीज दिखाई थी, तो उनके पास भी ऐसा कोई मतलब इसका सोल्यूशन नहीं था। और मैंने जो मेरी जो रिसर्च है और ओनर्स के भी मैंने इसके व्यू सुने, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है, तो मैं इसको नेगेटिव में काउंट करूंगा। इसका जो नेक्स्ट नेगेटिव है, इसके ये जो डिस्क ब्रेक्स हैं इससे रिलेटेड, मैंने अभी रिसेंटली अपनी पीछे वाली डिस्क का काम करवाया, और जब मैंने ये सारे टायर ओपन हुए थे चेक किए थे, तो उसमें ये जो प्लेट्स हैं, जो पीछे वाले टायर्स की ये डिस्क प्लेट्स हैं ये पतली है, और आगे वाले टायर्स की जो डिस्क प्लेट्स है वो मोटी है। तो ये मुझे लगता है कि इसके पीछे मुझे नहीं पता क्या रीजन है। और जो मेरी गाड़ी में जो एक प्रॉब्लम आई थी वो इसी वजह से आई थी कि वो डिस्क पैड्स और उसके ऊपर वो ज्यादा घिसना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वो आवाज भी आ रही थी। तो उसको भी मैं एक नेगेटिव में काउंट करता हूँ कि ये जैसे कि आगे के मोटे हैं पीछे के पतले हैं, इसके पीछे मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आया। जो इसमें डिस्क पैन में एक प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी भी मेरे पास एक वीडियो पड़ी है कि यहाँ पे क्या आवाज आ रही थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। माइट भी वो उसी की वजह से इशू हो कि पीछे वाले डिस्क में वो जल्दी प्रॉब्लम आ गई, आगे वाली में वो प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो नेगेटिव्स थे ये थे गाड़ी के आउटसाइड के। अब हम बात करते हैं अंदर के नेगेटिव्स की, तो उसके लिए हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट नेगेटिव जो है वो इसका है ऑटो डिमिंग IRBM। इसमें जो है ये मैनुअल आता है, ऑटो नहीं आता है। 25 लाख खर्च करने के बाद भी ये चीजें मुझे मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है, जिसको कि मैं नेगेटिव काउंट करता हूँ। नेक्स्ट है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि कभी भी हैंग हो सकता है, कभी भी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ सकती है, चलते चलते भी ये बंद हो जाता है। मतलब रेगुलर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मंथ में 1 या 2 बार ये प्रॉब्लम आती है। ऐसी ही प्रॉब्लम मेरे साथ काफी बार आई है। इसकी मैं एक आध क्लिप भी आपको ऐड करके दिखा दूंगा कि कब कैसे कैसे ये दिखता है जब ये प्रॉब्लम आती है। तो माइट भी नेक्स्ट कोई अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि जब भी महिंद्रा वालों से पूछते हैं इसके बारे में तो बोलते हैं अपडेट आएगा, पता नहीं अपडेट कब आएगा, जब भी आएगा तब देखेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है, पर अभी के लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट जो नेगेटिव मैं काउंट करता हूँ वो इसके रियर AC के लिए। यहाँ पे इन्होंने महिंद्रा ने जो दिया है वो फैन स्पीड का कंट्रोल तो दे दिया है, ठीक है, पर टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि फ्रंट में ड्यूल टोन AC का फीचर दे रखा है, कोप सेंजर के लिए अलग से टेम्परेचर सेट हो सकता है, और ड्राइवर अपने लिए अलग से सेट कर सकता है टेम्परेचर। पर पीछे वालों के लिए वो ऑप्शन नहीं है। पीछे वालों के लिए जो ड्राइवर ने सेट कर रखा है टेम्परेचर उतना रहेगा, पर बस वो अपनी फैन स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने महिंद्रा ने ये फीचर दे रखा है तो साथ में टेम्परेचर कंट्रोल का फीचर भी आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। जो बीच वाली सीट है ये सिर्फ रिक्लाइन होती है। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, इस एंगल तक रिक्लाइन होती है। मतलब कोई कंफर्टेबली अगर सफर करना चाहता है तो यहाँ तक रिक्लाइन करके आराम से सो सकता है, बट ये स्लाइड नहीं होती है, इसमें स्लाइड की ऑप्शन नहीं है। अब देखो ये सीट बिल्कुल पीछे है और ये सीट यहाँ पे है, फिर भी मेरे पास कम से कम 6 इंच नी स्पेस है। अगर यही ऑप्शन इसमें स्लाइड की होती जैसे फ्रंट की सीट्स में है, तो हम इसको थोड़ा सा स्लाइड करके आगे जा सकते थे, जिसकी वजह से पीछे वाले पैसेंजर्स जो लास्ट सीट में बैठेंगे उनके लिए थोड़ा और कंफर्टेबल लास्ट सीट हो जाती।
तो ये फीचर भी आई थिंक इसमें होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इसकी वजह से ये सच में पीछे वाले बंदों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी थर्ड रो का। अब ये 7 सीटर है तो थर्ड रो तो यूज होगी। अगर ये स्लाइड होती तो और बढ़िया होता। सीट फिर भी ठीक है, 5 फुट 6 इंच और 7 इंच तक के बंदों के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि 2 से 3 इंच स्पेस अभी भी बच रहा है बैठने के बाद। तो इसमें थाई सपोर्ट बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो मेरे मतलब जो थाइस हवा में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, जिसको कि मैं नेगेटिव में काउंट करूंगा। अगर महिंद्रा इसको भी जैसे ही जितना आगे थाई सपोर्ट है उतने की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आगे वाली सीट बहुत कंफर्टेबल है, पर थोड़ा सा इसमें अगर इंप्रूव करता तो ये और बेटर हो जाती लॉन्ग रन के लिए। वैसे इतना भी बुरी नहीं है। अभी मैं रिसेंटली 1000 किलोमीटर का ट्रिप करके आया हूँ पालमपुर से हरिद्वार का, तो जिसमें एक बंदा 1000 किलोमीटर का ट्रैवल 22 आवर्स में ट्रैवल करा है, पर उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत कंफर्टेबली और सो के इजिली मतलब उसने ट्रैवल करा है। तो कंफर्टेबल है सीट, ऐसी कोई बात नहीं है। और एसी के वेंट्स लास्ट सीट में नहीं है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पर इसका जो बीच वाला एसी है, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से ठंडी हो जाती है, तो इतनी गर्मी फील नहीं होती है पीछे। पर अगर लास्ट में एसी वेंट्स भी होते बहुत बढ़िया होता। इसके अलावा जो इसमें मुझे कमी लगती है वो है वेंटिलेटेड सीट की। वेंटिलेटेड सीट की कमी की वजह से ये मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट वेंटिलेटेड सीट तो अवेलेबल होनी चाहिए थी। पर आई थिंक महिंद्रा ने अभी लेटेस्ट अपडेट्स करा है जिसमें Z8L में वेंटिलेटेड सीट अवेलेबल करवा दी है। पर मैं अगर बात करूं अपने इस वेरिएंट की, तो ये स्कॉर्पियो एन का सेकंड हाईएस्ट पेड वेरिएंट है। इससे ऊपर सिर्फ एक ही स्कॉर्पियो एन का वेरिएंट आता है जो कि इससे हाईली पेड है, वो है स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल ऑटोमेटिक 4x4। उसके बाद प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे मेरे वाला वेरिएंट आता है, क्योंकि ये है Z8 4x4 ऑटोमेटिक डीजल। ये सेकंड हाईएस्ट पेड वेरिएंट है, पर इसमें भी वेंटिलेशन नहीं आती है, क्योंकि वो सिर्फ Z8L में ही महिंद्रा ने अभी लॉन्च करी है। अभी ये मार्केट में आई नहीं है, जस्ट अपडेट आया है कि ये लॉन्च कर दी है। अब जो भी लेटेस्ट कोई गाड़ी आएगी तो उसमें Z8L में वेंटिलेटेड सीट मिलेंगी। पर इसमें मुझे ये नेगेटिव लगता है, जो कि पिछले 1 साल से मैं फेस कर रहा हूँ। तो 1 साल में मुझे यही सब जो है Z8 में अपनी इस गाड़ी में नेगेटिव्स लगे, जो कि मैंने आपके सामने अभी बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको आपकी फीडबैक है कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या जो भी आपको लगता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस चीज के ऊपर काम करें और उस चीज को भी आगे आपके सामने हाईलाइट करके लेके आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।